नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम संघर्षकालीन भारत पार्ट 2 का भाग 9 पढ़ेंगे। यानी 8 भाग तक हमने संतलतकालीन पढ़ी थी, वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिन विद्यार्थियों ने वो नहीं देखा है, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। तो आज शुरुआत करते हैं मुग़ल काल की। मुग़ल काल में हमने जब लोधी वंश को पढ़ा था, तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, वो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया गया था। तो इसी युद्ध से भारत में मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो आज मुग़ल काल हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मुग़ल काल में हम सबसे पहले बाबर को पढ़ेंगे, क्योंकि मुग़ल काल की मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भारत में बाबर द्वारा की गई थी। तो हम शुरुआत करते हैं कि बाबर। तो बाबर को देखें तो ये बाबर है। इसका कार्यकाल है जो है 1526 से 1530 तक। ज़्यादा समय तक ये शासन नहीं कर पाया, मात्र इसने 4 वर्षों तक शासन किया है। लेकिन जो इसका शासन काल रहा वो काफ़ी संघर्षकालीन रहा। इसने बहुत सारे युद्ध लड़े, उनकी चर्चा हम करेंगे। तो हम बाबर को शुरू करते हैं। बाबर तो जैसे आपको पता है कि लोधी वंश की समाप्ति के बाद ही भारत में मुग़ल वंश मुग़ल काल प्रारंभ हुआ। तो बाबर ने 1526 में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित कर पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसी ने भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी थी। वो कौन सा युद्ध था आपको ध्यान में रखना है, और किस शासक को उसने हराया था, ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बाबर की आगे चर्चा करते हैं, तो बाबर भारत में आने से पहले परगना का शासक था। यानी जो भारत में जब बाबर प्रवेश नहीं करता, उससे पहले कहाँ का शासक था? ये परगना का। कहाँ का शासक था? परगना का। ये परगना वर्तमान में अफ़गानिस्तान में है। तो ये पहले वहीं था और वहाँ का शासक था। अब इसकी एक और विशेषता है कि जब ये परगना का शासक बना था, तो इसने एक उपाधि धारण की थी। देखते हैं। परगना का शासक बनते ही बादशाह की उपाधि इसने धारण की थी। यानी हमने सल्तनत कालीन में पढ़ा था कि सुल्तान की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी? महमूद गजनवी ने। इस तरह बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक बाबर ही है। तो जैसे ही ये परगना की गद्दी पर बैठता है, तो ये अपने आप को बादशाह घोषित करता है, और बादशाह की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। तो उपाधि धारण की पहला शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि बादशाह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? बाबर। और कहाँ का शासक था? ये परगना का शासक था। अब उसके बाद हम इसकी दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं कि जो बाबर होता है वो उसमें 2 वंशों का खून था। यानी ये तुर्क मुसलमान भी था और तैमूर का वंशज भी था। यानी चंगेज खां, देखो इसको पूरा एक तरह से इसमें 2 नस्लों का खून था। एक तो ये तुर्क भी था, एक तो ये
तुर्क भी था। तो इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं। बाबर तुर्क, मुसलमान व तैमूर का वंशज था, इसलिए इसका संबंध चुगताई तुर्क से था, क्योंकि इसकी माता मंगोल सेनापति या सेनानायक चंगेज खान की वंशज थी। और इसके पिता का नाम भी है यहाँ शेख मिर्ज़ा। यहाँ पे शेख मिर्ज़ा है, शेख मिर्ज़ा जो तुर्क वंश थे। तो इसकी माता का संबंध तो चंगेज खां के वंश से था, और शेख मिर्ज़ा था वो तुर्क वंश से था, इसलिए इसको एक नाम दिया गया चुगताई तुर्क। क्या किया? चुगताई तुर्क। तो ये ध्यान में रखना है कि दो वंश थे, माता चंगेज खां की तरफ से थी, और इसका जो पिता था वो उसका नाम था शेख मिर्ज़ा जो तुर्क वंश से था। अब इसके युद्ध की चर्चा कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसने 1527 में बाबर व महाराणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है खानवा का युद्ध, आपको ध्यान में रखना है। 1527 में होता है, किसके मध्य होता है? बाबर और महाराणा सांगा जो राजस्थान के राजपूत शासक थे। आगे हम इनकी और चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप के ये दादाजी थे। तो इनके बीच इनका युद्ध होता है, और इस युद्ध में बाबर विजय होता है, और इस युद्ध को बाबर ने तुलगमा पद्धति से जीता था। ये ध्यान में रखना है। कौन सी पद्धति? तुलगमा पद्धति का तात्पर्य होता है कि इसने राणा सांगा की सेना को चारों तरफ से घेर कर उस पर आक्रमण किया था, उसको तुलगमा पद्धति कहते हैं। साथ में इसके साथ गोला बारूद यानी तोप का भी प्रयोग इसमें किया था पहली बार। तो ये तुलगमा पद्धति है। अब इसमें और हमें ध्यान रखना है, इस युद्ध में बाबर जिहाद का नारा देता है, यानी जिहाद का मतलब धर्म युद्ध। मतलब एक जगह कंडीशन ये भी बनती है कि महाराणा सांगा की जो सेना थी वह बाबर की सेना पर भारी पड़ती है, वह बड़ी वीरता से लड़ते हैं। मुगल सैनिक उनकी वीरता को देखते हुए भाग खड़े होते हैं। तो बाबर ये सब देख रहा होता है। तो बाबर ने इसके भागते हुए सैनिकों को एक ही वास्ता दिया, जिहाद का नारा दिया। तो उन्होंने कहा ये युद्ध नहीं है, ये आपके लिए धर्म युद्ध है। अगर आपको इसके सैनिकों को समझाया बाबर ने कि आपको अगर धर्म बचाना है तो ये युद्ध आपको जीतना ही होगा। तो इसके सैनिक वापस भागते हुए रुके और वापस मैदान में आए, और फिर वो लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते वो युद्ध में जीतने लगे, क्योंकि महाराणा सांगा की जो सेना थी वो मुट्ठी भर थी, यानी बहुत कम थी, मुगल सेना के सामने काफ़ी कम थी। ये मैंने बताया कि जिहाद है, धर्म युद्ध है, और इस युद्ध में विजय होने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये आपको ध्यान रखना है, गाजी की उपाधि। इसमें एक जिहाद का नारा और एक तुलगमा पद्धति, ये तीन इसके बाबर ने इस युद्ध में इन तीनों को इसने अपनाया था। और गाजी की उपाधि का तात्पर्य ये है कि जो राजपूत सैनिक थे, यानी युद्ध जब ख़त्म हुआ तो जो सैनिक थे उनके सिर काटकर उनकी एक सिंहासन बनाकर उन पे ये बैठता है, उसी को गाजी कहते हैं। यानी जो सिर होते हैं उन पे ये बैठा था राजपूत सैनिकों के पे। तो यहाँ तक हमने एक युद्ध कंप्लीट कर लिया। अब इसका जो दूसरा युद्ध होता है बाबर का, वो 1528 में किया, यानी
देखो इसके लगातार युद्ध किए हैं इसने। 1526 में से पानीपत का प्रथम युद्ध किया, फिर 27 में खानवा का युद्ध किया, और 1528 में इसने चंदेरी का शासक मेदिनी राय को पराजित किया। यानी मेदिनी राय था शासक था चंदेरी का, उसको हराया। फिर एक युद्ध और होता है 1529 में, घाघरा का युद्ध। देखो 1529 में इसने घाघरा का युद्ध किया, उसमें भी इसने अफगान शासकों को पराजित किया। यानी कंटिन्यू इसने प्रतिवर्ष युद्ध लड़े और उनमें विजय प्राप्त की। फिर अंत में 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद इसे आगरा में रामबाग में दफनाया जाता है। कहाँ पर दफनाया जाता है? रामबाग में। ये यहाँ रामबाग है, कहाँ पर है? आगरा में। आगरा में रामबाग में दफनाया जाता है। लेकिन बाबर की इच्छा के अनुसार फिर बाद में से वहाँ से रामबाग से निकाल कर कहाँ ले गए? काबुल। काबुल में दफनाया गया। तो ये बाबर के हमने युद्ध देखे। खानवा का युद्ध है, हमने लोधी वंश पढ़ रहे थे जब पानीपत का प्रथम युद्ध देखा। फिर चंदेरी युद्ध देखा जो 1528 में हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ जिसमें अफगानी इसके द्वारा हराए गए, और फिर 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1530 में मृत्यु होने के बाद इसे आगरा में दफनाया जाता है। आगरा में काबुल में, आगरा से फिर काबुल में इसको दफनाया जाता है। अब बाबर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा लिखी, जो कौन सी भाषा में लिखी थी? तो ये तुर्की भाषा में लिखी थी, बाबरनामा। इसका एक और नाम आता है, ये आपकी बुक में बाबरनामा है, तुजके बाबरी भी इसको बोलते हैं। और फिर इस पुस्तक का अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने इस पुस्तक का पारसी में अनुवाद किया। यानी बाबर ने जो पुस्तक लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी, लेकिन इसका एक साहित्यकार होता है दरबार में, अब्दुल रहीम खान खाना, जो इसे पारसी में अनुवाद करता है। तो ये हमने बाबर के बारे में पढ़ा है। आप अपने नोट्स अच्छी तरह से उतारें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट हम हुमायूं को पढ़ेंगे, यानी बाबर के बाद जो भारत में शासक बनता है, मुग़ल शासक, वो हुमायूं होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।